हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने किया था सेक्शन 244A, जिसके अंदर बेटा हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ रिफंड। और आज की क्लास में बेटा हमने स्टार्ट करना है सेक्शन 239, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रिफंड क्लेम करने के लिए असेसी को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ठीक है। जब भी किसी असेसी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ रिफंड बनता है, तो उस केस में असेसी उस रिफंड को क्लेम करने के लिए क्या प्रोसेस बेटा अपनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग रिफंड। इसका बेटा सेक्शन ध्यान रखना है, सेक्शन है 239। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं सेक्शन लिख देता हूँ, सेक्शन 239। देखिए क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बेटा, आपको साथ साथ याद हो जाएगा ये सारा। सबसे पहले करदाता को बेटा रजिस्टर करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो अथोराइज्ड वेबसाइट है, ये बेटा उसका नाम है। सबसे पहले इस वेबसाइट पे उसको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हाँ जी बेटा, सेकंड स्टेप, रजिस्ट्रेशन करने के बाद बेटा उसका जो लॉगिन है, लॉगिन करके और उसको बेटा क्या करना पड़ेगा, अपनी जो आईटीआर है, हाँ जी बेटा वो आईटीआर उसे फिल करनी होगी। देखिए क्या लिखता है इसमें, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर बेटा वो फिल करेगा। उसके लिए उसको रेलिवेंट फॉर्म, आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। आईटीआर फॉर्म बेटा बहुत सारे होते हैं, आईटीआर फॉर्म 1, आईटीआर फॉर्म 2, आईटीआर फॉर्म 3। डिपेंड करता है कि असेसी इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या फर्म है या कंपनी। अलग अलग असेसी के लिए बेटा अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स बने हुए हैं। ठीक है। तो जो भी फॉर्म उस असेसी के ऊपर एप्लीकेबल है, उसको वो फॉर्म डाउनलोड करके उसे बेटा फिल करना पड़ेगा। ये बेटा हमारा सेकंड स्टेप है। हाँ जी बेटा, फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद बेटा थर्ड स्टेप क्या रहेगा। थर्ड स्टेप बेटा हमारा ये है, उस फॉर्म के अंदर जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स किस चीज़ की, इनकम की डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। अपलोड द फॉर्म, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद क्या करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा अपलोड, और अपलोड करने के बाद बेटा उसको क्या करेगा, उसको फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा। ठीक है। और नेक्स्ट, उसके बाद बेटा क्या होगा, अपॉन फाइलिंग द आईटीआर, आईटीआर फिल करने के बाद एक बेटा एक्नॉलेजमेंट आएगा। ठीक है। आपकी आईटीआर प्रॉपरली फाइल हो चुकी है या नहीं हो चुकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको ऑनलाइन एक्सेप्टेंस देगा, एक्नॉलेज करेगा कि हाँ जी आपकी आईटीआर मेरे पास पहुंच गई है। उसके लिए बेटा आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट आएगी, किस चीज़ की, फॉर द आईटीआर सबमिटेड, उसको बेटा वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। जो एक्नॉलेजमेंट आपके पास आएगी आईटीआर डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, उसको बेटा हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे किया करेंगे, ऑनलाइन। वेरीफाई करने के दो मोड हैं, ऑनलाइन एंड फिजिकल मोड। तो आजकल बेटा मैक्सिमम जो वेरिफिकेशन होता है आईटीआर का, वो ऑनलाइन होता है, ई वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं हम। वेरिफिकेशन बेटा कैसे होगी, सुनिए। वेरिफिकेशन करने के भी कई मोड हैं, तीन मोड हैं। वेरिफिकेशन करने के बेटा तीन मोड हैं, जिसमें से दो तो ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन। तो पहले ऑनलाइन की बात करते हैं। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन मोड क्या है, यूजिंग ए डिजिटल सिग्नेचर। हाँ जी बेटा, डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से आपके पास एक आधार ओटीपी आएगा। हाँ जी बेटा, आपका जो आधार ओटीपी होगा, वन टाइम पासवर्ड, उसकी हेल्प से आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हो, या नेट बैंकिंग के थ्रू। हाँ जी बेटा, नेट बैंकिंग से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। नेट बैंकिंग में एक कोड आता है, ईवीएस कोड। हाँ जी बेटा, ईवीएस कोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन को ईवीसी, ईवीसी कोड होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड।
हाँ जी बेटा, और ओटीपी क्या होता है बेटा? वन टाइम पासवर्ड। तो या तो ओटीपी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए आपकी आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद बेटा क्या करना है? हाँ जी बेटा, अब हमारे कितने स्टेप्स हो गए? 5। सिक्स स्टेप बेटा हमारा है वेरिफिकेशन करने के बाद। अभी जैसे मैंने बताया कि वेरिफिकेशन दो तरह से होती है, फिजिकली और ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अगर आप पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए आपको ऑनलाइन बेटा आईटीआर वेरिफिकेशन में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपनी आईटीआर को फिजिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो आईटीआर फिल की है उसको बेटा डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके उसके ऊपर अपने साइन कर दो, सिग्नेचर कर दो। ठीक है, और सिग्नेचर करने के बाद बेटा उसको पोस्ट करना है। सिग्नेचर करने के बाद उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट बेटा आप उसको भेजोगे। कहाँ पर भेजोगे? सीपीसी में। सीपीसी का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, जो बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीपीसी सेंटर जो है वो बेंगलोर के अंदर है। वहां पर बेटा आपको उसको बाय पोस्ट भेजना होगा। ठीक है, और कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 120 डेज। उसके लिए टाइम लिमिट है बेटा 120 दिन की, यानी कि 4 महीने अप्रोक्स कह सकते हो। 120 दिन के अंदर अंदर आपको वो भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को चेक करेगा। आपने जो आईटीआर फिल की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका रिफंड स्टेटस, आपने आईटीआर में क्या क्लेम किया? रिफंड क्लेम किया। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि वास्तव में आपका रिफंड बनता भी है या नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब किसी भी एसएससी का रिफंड वेरीफाई करता है, तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक फॉर्म होता है, फॉर्म 26 AS। हाँ जी बेटा, साल के दौरान, प्रीवियस ईयर के दौरान आपने जितनी भी इनकम कमाई है, उनमें से कुछ इनकम बेटा ऐसी होती है जिनके ऊपर क्या कटा होता है? टीडीएस। जैसे टीडीएस किस पे कटता है? हाँ जी बेटा, टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी पे टीडीएस कटता है। टीडीएस ऑन एफडी, टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम। बहुत सारी इनकम्स ऐसी हैं बेटा जिन पे टीडीएस कटता है। साल के दौरान आपकी जितने भी टीडीएस कटे हैं, टीडीएस का मतलब जो पैसा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जा चुका है आपका टैक्स के माध्यम से, उसकी सारी डिटेल बेटा इस पे होती है, ऑनलाइन फॉर्म 26 AS। जब भी कोई संस्था टीडीएस काटती है, जैसे मान लीजिए मेरी एक्सिस बैंक में एफडी है, एक्सिस बैंक ने मेरी एफडी के ब्याज पे टीडीएस काटा, तो एक्सिस बैंक उस एफडी के ऊपर जो टीडीएस कटा है ब्याज पे, उसको एक तो सरकार को जमा करवाएगा, और उस सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस डिटेल को, जितना टैक्स जमा हुआ है मेरी तरफ से, उसकी डिटेल को 26 AS पे अपडेट किया जाएगा। फॉर्म नंबर 26 AS पे बेटा अपडेट किया जाएगा। जितने भी टीडीएस कटेंगे, चाहे वो लॉटरी पे टीडीएस कटाओ, चाहे सैलरी पे टीडीएस कटाओ, चाहे एफडी के ऊपर टीडीएस कटाओ, कोई भी टीडीएस कटाओ, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहती है। कहाँ पे स्टोर होती रहती है? फॉर्म नंबर 26 AS के ऊपर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? करदाता ने देखो रिफंड क्लेम किया, करदाता जब रिफंड क्लेम करेगा, तो करदाता का रिफंड का क्लेम सही है या नहीं, तो उसको बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म 26 AS की डिटेल से मैच करेगा कि वास्तव में करदाता ने जो डिटेल भरी है और फॉर्म 26 AS की जो डिटेल है वो मैच करती है या नहीं करती। उसके बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिफंड को वैलिड डिक्लेयर करेगा। रिफंड बेटा वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो रिफंड की वैलिडिटी डिपेंड करती है अपॉन द वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन किस पे निर्भर करता है? फॉर्म 26 AS को क्रॉस चेक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा क्या होगा? क्रेडिटेड ऑफ रिफंड। हाँ जी बेटा, रिफंड का अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि करदाता ने जो रिफंड क्लेम किया है वो सही है, वैलिड है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिफंड को करदाता के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो ये बेटा हमारा प्रोसेस है रिफंड को क्लेम करने का। अब इसमें भी कुछ एक इश्यूज आ सकते हैं।
हाँ जी बेटा सुनिए, सबसे पहला इश्यू क्या आ सकता है? कई बार बेटा क्या होता है, असेसी ने, मान लीजिए मैं करदाता हूँ, मैंने रिफंड के लिए क्लेम डाल दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैं रिफंड की मांग कर रहा हूँ, ठीक है? और मैंने उसके लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करना था, वो सारा प्रोसीजर भी फॉलो कर लिया, ठीक है? अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो रिफंड है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पे कोई कार्यवाही कर भी रहा है या नहीं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कर भी रहा है या नहीं? तो उसका तरीका है, उसको आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करोगे रिफंड स्टेटस को? हाँ जी बेटा, पहला तरीका तो ये है, आपके पास बेटा जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड की को वेरीफाई करता है, तो उसकी प्रोसेसिंग की मेल आ जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी मेल आईडी पे एक मेल सेंड कर देगा कि मुझे आपकी जो एप्लीकेशन है रिफंड की वो मिल गई है, ठीक है? और हमने उसको प्रोसेसिंग में डाल दिया, वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया। तो ऐसी कोई मेल आ जाए तो समझ लेना आपका रिफंड का जो आपने क्लेम किया है, ठीक है, उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जांच शुरू हो चुकी है, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है, आप बेटा खुद भी, अगर मेल ना भी आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मेल ना आए, तो आप क्या करोगे, पैन कार्ड नंबर, जो आपका पैन नंबर है, उसको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पे जाके रजिस्टर्ड करके वहां से भी बेटा ऑनलाइन भी चेक हो जाता है। तीसरा, हाँ जी बेटा, आप सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर में कॉल करके, उनके हेल्प डेस्क नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर पे बेटा आप कॉल करके भी अपना रिफंड स्टेटस पता कर सकते हैं कि मेरा रिफंड एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस बेटा आपने लिखना है एग्जाम में अगर आता है। अब आता है कि टीडीएस जो रिफंड है, हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से, रिफंड जो जनरली है, वो कितने टाइम में एक्सेप्ट हो जाता है? किसी भी करदाता का जो रिफंड आने में जो टाइम लगता है नॉर्मली, वो 3 से बेटा 6 महीने का समय लग जाता है, 3 to 6 months। हाँ जी बेटा, 3 से 6 महीने के अंदर वो पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? बट ये डिपेंड करता है कंप्लीशन, आपका जो ई वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ या नहीं। हाँ जी बेटा, जनरली 3 to 6 months का टाइम लगता है रिफंड का अमाउंट आने में, बट ये डिपेंड करेगा कि जो आपका ई वेरिफिकेशन है वो किस स्टेज पर है, वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, ठीक है? तो ये नॉर्मल टाइम लिमिट दी हुई है 3 to 6 months। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अगर आपका रिफंड 3 to 6 months के अंदर बेटा नहीं आता है, सपोज कीजिए मेरे को आईटीआर फाइल किए हुए 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी मेरा रिफंड नहीं आया, तो मैं बेटा क्या करूँगा? उस केस में बेटा आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, आप क्या कर सकते हो, हाँ जी बेटा, डाउनलोड कर सकते हो कौन सा, फॉर्म 26 AS। फॉर्म 26 AS को बेटा डाउनलोड करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे, ये है क्या, एनुअल टीडीएस समरी, साल के दौरान जितने भी आपके टीडीएस कटे हैं उनकी बेटा समरी होती है ये, ठीक है? तो उसमें दो चीज़ों की डिटेल होगी, टीडीएस और इनकम, कौन सी इनकम पे टीडीएस कटा और कितना कटा। जैसे सपोज करो मेरा बैंक एफडी का ब्याज है, सपोज करो 50,000 रुपये ब्याज है, तो ये तो बेटा मेरी इनकम होगी, ठीक है? और इसके ऊपर टीडीएस कटा सपोज करो 10%, इसके ऊपर बैंक ने टीडीएस काटा 5,000 रुपये, ये बेटा टीडीएस का अमाउंट हो गया, ठीक है? ये इनकम है और ये टीडीएस का अमाउंट। तो ये फॉर्म 26 को डाउनलोड करो और उससे सारी आपकी टीडीएस और इनकम की डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद फिर क्या होगा, हाँ जी बेटा, फिर आप क्या करोगे, गेट इन टच विद योर जुरिस्डिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिस, जो आपका इनकम टैक्स ऑफिस है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेटा इनकम टैक्स ऑफिस होता है, ठीक है? तो जो आपके अधिकार क्षेत्र में, जो आपके उसमें आता है, जुरिस्डिक्शन में आता है, जुरिस्डिक्शन का मतलब जो आपके एरिया के अंडर आता है, जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया का इनकम टैक्स है, ठीक है? उस एरिया में आप जाओगे, उसके टच में रहोगे असेसिंग ऑफिसर के साथ, ठीक है? उसको बताओगे जी मेरा रिफंड नहीं आया। या फिर बेटा आप एक काम और कर सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक शिकायत केंद्र बनाया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस शिकायत केंद्र का नाम क्या है, ओमबड्स, ये बेटा जो है ओमबड्समैन, शायद इसको एक्चुअली मुझे बोलना नहीं आ रहा ये क्या है,
चलो, ये बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक कंप्लेंट सेंटर है जहां पर ई फाइलिंग के थ्रू आप बेटा कंप्लेंट डाल सकते हो। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं बेटा, उस पर नेट पे जाके एक बार डाल देना कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आप बेटा शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए आगे टाइम लिमिट। अब आता है क्वेश्चन की रिफंड के लिए आप जो क्लेम डालते हैं वो कितने टाइम के अंदर रिफंड के लिए आप क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए मेरा रिफंड बनता है और मैं क्लेम करना चाहता हूँ। क्लेम करने के बाद बेटा पैसा आएगा कितने टाइम में, 3 से 6 महीने में। वो तो पैसा आने का समय। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिफंड क्लेम करने के लिए करदाता के पास समय सीमा कितनी है, करदाता कितने समय के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए बेटा विद इन 1 ईयर कोई भी करदाता जिसका रिफंड बनता है, तो रिफंड के लिए बेटा वो 1 साल के अंदर अंदर, ध्यान से सुनो, 1 साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकता है। 1 साल कहाँ से, जिस असेसमेंट ईयर से वो क्लेम रिलेटेड है। मान लीजिए मेरा क्लेम बेटा 2020-21 से रिलेटेड है। मेरा जो क्लेम है कौन से असेसमेंट ईयर 2020-21 से संबंधित है। तो 2020-21 के एंड से, 2020-21 का एंड बेटा क्या बनेगा, 2020-21 का एंड ये बनेगा। ठीक है, इस एंड से, इस अंतिम दिन से 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि 31/3/22 तक मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, जो असेसमेंट ईयर है जिससे आपका क्लेम संबंधित है, मान लीजिए मेरा रिफंड का क्लेम 20,000 रुपये का क्लेम है। ठीक है, मुझे इसके लिए अप्लाई करना है। तो जिस असेसमेंट ईयर का वो क्लेम है उसके अंतिम दिन से लेके 1 साल के अंदर अंदर आप इस पीरियड में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, इस 1 साल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिलेटेड क्लेम ऑफ रिफंड। यदि बेटा आप 1 साल से लेट हो जाते हो, मान लीजिए आपने 1 साल के अंदर क्लेम डालना था बट आप किसी कारण से क्लेम नहीं डाल पाए, आप लेट हो गए। तो लेट के केस में बेटा आपको एक तो कंडोनेशन लगाना पड़ेगा, कंडोनेशन ऑफ डिले। हाँ जी बेटा, कंडोनेशन ऑफ डिले लगाना पड़ेगा। आपको देरी के लिए माफी की प्रार्थना, प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। और वहाँ पे बेटा आपको रीजन भी बताने पड़ेंगे। कंडोनेशन में आपको दो चीजें हैं, एक तो एप्लीकेशन तो लिखनी है, सॉरी फील करना है, और दूसरा आपको रीजंस बताने हैं, रीजंस ऑफ फॉर डिले। ठीक है जी, अगर आपका रीजन जायज होगा, ठीक है, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी देरी का कारण उचित लग रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी क्लेम को देरी होने के बावजूद भी बेटा एक्सेप्ट कर सकता है। अब वहां पे सुनिए, इसमें भी कुछ प्रोविजंस आपको ध्यान रखने हैं। यदि रिफंड का क्लेम 10 लाख तक का है, 10 लाख या 10 लाख से कम का है, हाँ जी बेटा, अगर क्लेम का अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से कम का है तो उसके लिए आपको सीआईटी को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, सीआईटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सीआईटी का मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हाँ जी बेटा, इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यदि आपका क्लेम 10 लाख से ज्यादा का है बट 50 लाख से कम है, ठीक है, सपोज कीजिए आपका क्लेम जो है, रिफंड क्लेम 30 लाख का है। हाँ जी बेटा, मान लीजिए कोई एसएससी है जिसका रिफंड 30 लाख का बनता है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सीसीआईटी की। सीसीआईटी का मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसकी अप्रूवल से बिलेटेड रिटर्न को एक्सेप्ट किया जा सकता है। और 50 लाख से भी बेटा ज्यादा का क्लेम है, मान लीजिए किसी का 70 लाख का क्लेम है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो अप्रूवल लेनी पड़ेगी डायरेक्ट सीबीडीटी से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है।
ये सेक्शन 1, ये जो बिलेटेड क्लेम के लिए एक्सेप्टेंस कौन से सेक्शन के अंडर प्रिस्क्राइब्ड है, ये सेक्शन भी बेटा आपको याद रखना है, 119 सब सेक्शन 2। ये बेटा जो अभी मैंने सेक्शन बताया 239, सेक्शन 239 किससे रिलेटेड था? प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग रिफंड से। ठीक है, जो मैंने रिफंड का प्रोसेस बताया, रिफंड का जो प्रोसेस है, जो वो कौन कौन से केस में अप्लाई नहीं होता, यानी कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब रिफंड के लिए बेटा आपको एप्लीकेशन की या रिफंड उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए तीन बेटा केसेस हैं। सबसे पहला, यदि आपका रिफंड किस वजह से अराइज हुआ है? एज ए रिजल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। हाँ जी बेटा, एज ए रिजल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स आपको रिफंड के लिए बेटा क्लेम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद देखेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पैसा गया हुआ है एडवांस में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा इस व्यक्ति का कितना रिफंड बनता है, आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बेटा, एज ए रिजल्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। हाँ जी बेटा, यदि आपका रिफंड किस वजह से अराइज हुआ है? रेक्टिफिकेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बेटा कोई मिस्टेक हो गई थी, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया गया, उसके बाद आपका रिफंड बना है। इस केस में भी बेटा आपको जो प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग रिफंड की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ साल पहले बेटा क्या होता था, एक फॉर्म भरा जाता था रिफंड के लिए, फॉर्म नंबर 30, बट अब वो फॉर्म इनवैलिड कर दिया है। अब उस फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अब रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर जैसे आप यूजुअली फाइल करते हैं, उसके माध्यम से ही आपका रिफंड क्लेम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है ऑन अकाउंट ऑफ जजमेंट इन एन अपील। यदि आपका जो रिफंड आया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ने आपका जो रिफंड जनरेट करना है, वो किस वजह से करना है? ऑन अकाउंट ऑफ जजमेंट इन एन अपील। आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई अपील डाल दी, कोर्ट में केस डाल दिया, तो उस अपील में जो फैसला सुनाया है कमिश्नर ने या ट्रिब्यूनल ने, उसकी वजह से आपका रिफंड अराइज हुआ है, तो उस केस में भी बेटा आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अपील के केस में जब आप कमिश्नर के यहाँ अपील डालते हो, तो एक फॉर्म नंबर 35 बताया था, फॉर्म नंबर 35 फिल करते हैं, तो वो अपने आप में एक तरह से क्लेम ही तो है रिफंड के लिए, तो अलग से बेटा आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तीन केसेस ऐसे हैं जिसके लिए आपको सेक्शन 239 के अंडर प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन 239 एप्लीकेबल कब होगा, इसका मतलब सेक्शन 239 बेटा एप्लीकेबल कब होगा, बताइए? ये बेटा एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ, जब रिफंड किसका बनता हो? टीडीएस का। एक तो तब अप्लाई होगा, एक बेटा डबल टैक्सेशन रिलीफ, जब आपको डबल टैक्सेशन रिलीफ लेना हो तब अप्लाई होगा। एक बेटा अगर आपको रिफंड का क्लेम लेना है ड्यू टू पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है जी, मैंने आपको बताए थे रिफंड कई वजह से अराइज हो सकता है, रिफंड के मैंने 6 तरीके बताए थे, रिफंड 6 वजह से अराइज हो सकता है। इसमें से ये जो 3 तरीके हैं, हाँ जी बेटा, इन तीनों में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रिफंड के लिए जो प्रोसीजर है सेक्शन 239 का, वो इन 3 केसेस में फॉलो किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए अब आता है एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड। हाँ जी बेटा सुनिए, इसका मतलब क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सपोज कीजिए एक असेसी है। हाँ जी बेटा, ये कोई असेसी है मिस्टर एक्स, इसका बेटा 2019-20 असेसमेंट ईयर का कोई टैक्स का एरियर पेंडिंग है। टैक्स का एरियर कह लो या आउटस्टैंडिंग टैक्स कह लो बेटा, एक ही बात है। वो पेंडिंग है ₹20,000, 20,000 का बेटा उसका पिछले साल का कोई टैक्स बकाया है, और असेसमेंट ईयर 2021 में उसका बेटा रिफंड बन रहा है।
रिफंड कितने का बन रहा है, सपोज करो 50,000 रुपये का रिफंड बन रहा है। ठीक है जी, 20-21 में 50,000 का रिफंड है और पिछले साल का एरियर जो पेंडिंग है वो 20,000 है। तो क्या कहता है, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसको इस साल के रिफंड से एडजस्ट कर सकता है। तो जब बेटा एडजस्टमेंट की जाएगी, हाँ जी बेटा, एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी, एडजस्टमेंट रिफंड के अमाउंट में से, हाँ जी बेटा, एडजस्टमेंट रिफंड के अमाउंट में से आउटस्टैंडिंग टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा। 50,000 का रिफंड है, 20,000 बेटा उसमें आउटस्टैंडिंग टैक्स के काट लिए, तो रिफंड 30,000 का बनेगा। तो यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, उसको ये पावर है अंडर सेक्शन 245 के अंदर। बट इस केस में एक ध्यान रखना है, जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा करेगा तो मिस्टर एक्स को एक नोटिस इश्यू किया जाएगा। हाँ जी बेटा, इसको इंटीमेशन भेजी जाएगी। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंडर इंटीमेशन भेजी जाएगी, सेक्शन 245 के अंडर। किस चीज की इंटीमेशन भेजी जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी इंटेंशन बताएगा, अपनी इच्छा बताएगा कि मैं आपके रिफंड में के अमाउंट में से पिछले साल का जो आपका एरियर है उसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। यदि आपको किसी तरह का ऑब्जेक्शन है तो कृपया 30 दिन के अंदर अपना रिस्पॉन्ड करें, विद इन 30 डेज। असेसी को 30 दिन का समय दिया जाएगा रेस्पॉन्ड करने के लिए। बट मान लीजिए करदाता 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करता, 30 दिन के अंदर भी अगर करदाता उस इंटीमेशन का कोई जवाब नहीं देता, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि करदाता को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो रिफंड के अमाउंट में से पिछले साल का आउटस्टैंडिंग टैक्स डिडक्ट कर लेगा और उसकी एडजस्टमेंट कर लेगा। ठीक है बेटा, अब इसको लिखना कैसे है, इसको बेटा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पढ़िए, फटाफट से रीड कर लो, सारी बातें मैं समझा चुका हूँ। ठीक है बेटा, तीनों पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, जस्ट उसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो आप रीड कर लीजिए। हाँ जी बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा एक सेक्शन और है, लास्ट सेक्शन। हाँ जी बेटा, सेक्शन 241A। सेक्शन 241A बेटा क्या है, सेक्शन 241 रिलेटेड टू विद होल्डिंग ऑफ रिफंड। विद होल्डिंग होता है रोक के रखना, रोकना, रिफंड को रोकना। जैसे मान लीजिए कोई एसएससी है, ठीक है, मिस्टर एक्स कोई एसएससी है, उसका 50,000 रुपये का रिफंड बनता है। ठीक है, वैसे तो अभी मैंने बताया ये रिफंड 3 से 6 महीने में क्रेडिट हो जाता है करदाता के खाते में। 3 से 6 महीने के समय में ये 50,000 रुपये क्रेडिट हो जाने चाहिए। बट कई बार यदि असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो इस रिफंड के पैसे को रोक सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि रिफंड इश्यू करने से सरकारी खजाने को, गवर्नमेंट के रिवेन्यू को कोई क्षति पहुंच रही है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो वो कुछ समय के लिए उसको बेटा रोक के रख सकता है रिफंड को। ठीक है जी, जैसे नॉर्मल, जैसे अब कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम में सपोज करो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट का बेटा खर्चा बढ़ गया इस टाइम पे। ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा कोविड के टाइम पे बेटा बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि अभी रिफंड को हम इश्यू नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम रुक के लोगों का रिफंड देंगे, जब सारे सर्कमस्टांसेस, जब सारी परिस्थितियां सही हो जाएंगी, तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है इस बात की कि वो चाहे तो रिफंड को रोक सकता है। बट उसके लिए ध्यान से सुनिए, बट उसके लिए प्रायर अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है, किसकी अप्रूवल की जरूरत है, कमिश्नर की या और प्रिंसिपल कमिश्नर की। प्रिंसिपल की स्पेलिंग बेटा ठीक कर लेना, प्रिंसिपल कमिश्नर, AL आएगा ना कि LE। ठीक है, LE तो मतलब सिद्धांत होता है। चलिए, तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और साथ में उसको रीजन बताने पड़ेंगे बेटा। असेसिंग ऑफिसर को रीजन बताना पड़ेगा कि भाई वो रिफंड को क्यों क्यों रोकना चाहता है।
असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, पहले कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर की अप्रूवल लेगा, बट उसके लिए पहले कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर उससे क्या मांगेंगे, भाई कारण बताओ आप इस व्यक्ति का रिफंड क्यों रोकना चाहते हो। ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर कारण बताएगा जी इससे गवर्नमेंट के रिवेन्यू को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैं इस रिफंड को रोक रहा हूँ। तो उस केस में अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर चाहे तो असेसिंग ऑफिसर को रिफंड रोकने की परमिशन दे सकता है। तो ये बेटा हमारा सेक्शन 241A है। हाँ जी बेटा, इसके साथ ही बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, हमारा जो टॉपिक था रिफंड ऑफ टैक्स, ये बेटा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे बेटा कर दीजिएगा मुझे, आपका रिप्लाई मैं उस पर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।